देखिए, आज हर राम भक्त के हृदय में आनंद है। अगवानी करने वालों का मन रोमांच से भर गया है क्योंकि सामने दिव्य रथ पर सवार श्री राम है। आज अयोध्या में जब राम बारात निकली तो कुछ ऐसा ही नजारा था। तो गुड न्यूज टुडे पर सबसे परोक्ष रूप से हम आपको इसी दिव्य भव्य राम बारात में लिए चलते हैं। देखिए वो भव्य नजारा जब रघुकुल नंदन जनक नंदनी को ब्याहने अवधपुरी से जनकपुर धाम के लिए रवाना हुए। बारात में मौजूद रथों पर भगवान श्री राम के चारों भाइयों के स्वरूप मौजूद हैं। बारातियों में साधु संत भी मौजूद हैं। राम बारात 3 दिसंबर को जनकपुर धाम पहुंचेगी, जहां पूरे विधि विधान के साथ सिया राम का शुभ विवाह होगा। आस्था उत्सव के वैभव का उत्कर्ष देखना हो तो अवधपुरी चले आइए। सूर्य के आभामंडल को फीका कर दे, सरयू तट पर राम संस्कृति की ऐसी कीर्ति देखनी हो तो रघुनाथपुरी की इन भव्य झलकियों को निहारिए। यूं तो रामनगरी की भक्ति और आध्यात्म की चमक हर ओर बिखरी है, लेकिन आज की बात ही कुछ और है। आज अयोध्या में उत्सव भारी है क्योंकि रघुनंदन के विवाह की तैयारी है। ये सिया को ब्याहने निकले श्री राम की बारात है, जो अयोध्या से जनकपुर धाम के लिए निकली है। भगवान श्री राम के विवाह की खुशियां इन भक्तों के चेहरे पर साफ दिख रही हैं। ढोल नगाड़ों के साथ ये बारात जनकपुर के लिए निकली है, जिसमें राम भक्त पूरे जोश में दिख रहे हैं और नाचते हुए वो अपनी खुशी को जाहिर भी कर रहे हैं। बारात में मौजूद इन रथों में भगवान श्री राम के चारों भाइयों के स्वरूप मौजूद हैं। प्रभु राम की बारात निकल रही है अयोध्या से और जनकपुर अयोध्या जाते समय ये नजारा है। देखिएगा, महिलाएं नाच रही हैं, घूम रही हैं, क्योंकि प्रभु राम की बारात जो निकल रही है तो हर कोई अपने आप में सराबोर है, भक्ति में नाच रहा है, घूम रहा है। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ये प्रभु के जो अलग अलग रथ हैं जो बारात में शामिल हैं, इसमें भी अलग अलग प्रतीक रूप में भगवान को यहाँ पे रखा गया है। ये आप देखेंगे तो राम और लक्ष्मण इसमें हैं। इसके बाद दूसरे में अगर आप देखेंगे तो ये जो पीछे आ रहा है इसमें भरत और शत्रुघ्न है। तो इस तरह से एक पूरी बारात है जो निकल रही है और ये धीरे धीरे शोभा यात्रा में परिवर्तित हो जाएगी, यानी अयोध्या के लिए उत्सव ही उत्सव है। अयोध्या से जनकपुर धाम के लिए निकली इस बारात में 200 से ज्यादा साधु संत और बाराती शामिल हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या पहुंचे हैं और अलग अलग जगह से गुजरते हुए जनकपुर पहुंचते पहुंचते इस विवाह उत्सव में बारातियों की संख्या 500 से भी ज्यादा हो जाएगी। आज ये बारात आजमगढ़ पहुंचेगी और वहां से कल रवाना होकर बिहार में प्रवेश करेगी और फिर बक्सर से गुजरते हुए जनकपुर की ओर बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में 2 दिन है और 6 दिन ये बिहार में रहेगी और 7वें दिन मटिहानी मधुआपुर बॉर्डर से हम लोग प्रवेश करेंगे और मटिहानी से उस दिन रात्रि का विश्राम होगा और 3 दिसंबर को मटिहानी से चल करके नगर भ्रमण करेंगे जनकपुर का और बारात अपने जनवासे में पहुंच जाएगी। राम बारात निकलने से पहले अयोध्या में भव्य तिलकोत्सव का भी आयोजन हुआ था और अब बारी प्रभु राम के विवाह की है, जिसके लिए बारात रवाना हो चुकी है। राम बारात में 17 राज्यों के राम भक्त शामिल हो रहे हैं। ये बारात 3 जनवरी को जनकपुर पहुंचेगी। इसके बाद रस्में निभाते हुए 6 दिसंबर को पूरे विधि विधान से प्रभु श्री राम और जनक नंदिनी का विवाह होगा। उसके बाद बारात 8 दिसंबर को जनकपुर से चलकर 9 दिसंबर को अयोध्या लौट आएगी। एक बड़ा वैदिक रीति से और तिरुपति बालाजी के 40 वैदिक ब्राह्मण वहाँ आ रहे हैं। वो लोग उस विवाह के सारे प्रसंगों के उसको और पूरा करेंगे। वो वैदिक मंत्रों के साथ होगा उसमें से।
7 तारीख को सुबह भगवान का अभिषेक होकर के 8 तारीख को बारात वहां से प्रस्थान करेगी और वीरगंज के रास्ते से होती हुई अयोध्या 9 को वापस आ जाएगी। जनकपुर में विवाह का भव्य आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में भारत के साथ ही नेपाल के लोग भी शामिल होंगे। वैवाहिक कार्यक्रम जो है परिणय सूत्र के रूप में जब होता है तो उसमें लाखों की संख्या में उपस्थित रहते हैं और बड़े ही जो वहाँ पर उनकी अपनी बोलचाल में भी जो हमारे यहाँ तमाम तरह की बधाई गीत गाते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर भजनों के साथ ही जो है यह भी होता है कि कुछ जो वैवाहिक कार्यक्रम में उपस्थित लोग रहते हैं ऐसे लोगों का विवाह भी होता है। तो इस प्रकार से एक व्यापक कार्यक्रम की योजना रचना वहाँ पर बनती है। भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम के विराजने के बाद ये पहला विवाह उत्सव है, जिसमें राम जानकी के वैवाहिक रस्मों को भव्यता से निभाया जाएगा। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अयोध्या के बाद अब आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर अगले साल होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। किस तरह की तैयारियां हैं और कहां तक पहुंची हैं तैयारियां, सब आपको दिखाते हैं। और देखिए, ऐसे में फायर विभाग ने भी कुंभ क्षेत्र में आग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कमर कस ली है। इस बार फायर विभाग कई अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ कुंभ क्षेत्र में तैनात रहेगा। देखिए खास रिपोर्ट। अगले साल जनवरी के महीने में संगम की रेती पर कुंभ का भव्य आयोजन होना है। इस खास समागम के लिए तैयारियां भी खास हो रही हैं। देश दुनिया से प्रयागराज कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुख सुविधा पर फोकस है, तो सुरक्षा को लेकर भी कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही। कुंभ आयोजन से जुड़ा हर विभाग कमर कसकर दिन रात सहूलियतों को पुख्ता करने में जुटा है। इस बीच फायर डिपार्टमेंट भी तैयार है अपनी एक नई थीम के साथ, जिसका नाम है जीरो फायर। अब नाम से ही समझ आ रहा है कि कुंभ में आग लगने की कोई भी घटना न होने पाए, इसके लिए जीरो फायर थीम लाई गई है। जीरो फायर थीम के तहत संगम रेती पर अगर कहीं भी आग लगती है तो फायर डिपार्टमेंट की ये फायर ब्रिगेड नए नए अत्याधुनिक साजो सामान के साथ इस बार तैयार है, जिनके साथ एक एक कर अभ्यास किया जा रहा है। आप देखेंगे फायर विभाग जीरो फायर पर काम कर रहा है और देखेंगे कई नई मशीन, यानी ये कुतुब मीनार का नाम सुना होगा, लेकिन ये ऐसी गाड़ी जो AWT कह जा सकती है और इसको खासकर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर गाड़ी नहीं पहुंच सकती, बहुत भीड़ है, तो इस पे कैमरे लगाए, बाकायदा कैमरे से ट्रेस किया जाएगा कि आग कहां पर लगी है और एग्जैक्ट आग लगने वाली जगह पर ये पानी छोड़कर उस आग को बुझाया जाएगा। यही नई तकनीक नहीं है। फायर विभाग कई ऐसी गाड़ियों को अभी तकनीकी रूप से इस्तेमाल कर रहा है, जैसे क्योंकि कुंभ मेला वाले क्षेत्र पूरा रेतीला मैदान होता है, रेतीले मैदान पर बड़ी गाड़ियों का चलना मुश्किल होता है, लिहाजा फायर गाड़ी EV के नाम से ये गाड़ी इस्तेमाल की जा रही है। इसका खासकर इसलिए उपयोग है कि बालू के रेत पर बहुत फर्राटेदार चल चुकेगी, जहां पर आग लगी है बहुत सरल तरीके से पहुंच जाएगी और आग बुझाने का काम करेगी। इसी तरह कई ऐसे बाइकों का इस्तेमाल हो रहा है। बाइक इसलिए इस्तेमाल हो रही है कि जहां पर ये गाड़ियां नहीं पहुंच सकती, बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच सकती, तो उस छोटी गाड़ियों के जरिए पहुंचकर, इस बाइक के जरिए पहुंचकर आग बुझाने का काम किया जाएगा। कुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटना स्वाभाविक सी बात है, व्यवस्था भी की जाती रही है, लेकिन भारी भीड़ की वजह से पुल से गाड़ी नदी पार ले जाना मुश्किल हो जाता है और अगर कहीं आग लगी होती है तो उस पर काबू पाना नामुमकिन रहता है। ऐसे में इस बार नई तकनीक से लैस फायर बोट और रोबोट जीरो फायर थीम का ही हिस्सा हैं। फायर बोट में ये खास बात है कि मतलब उसके घाटों में जो फायर लगती है, क्योंकि इतना भीड़ रहता है तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते कई बार, तो घाट के आसपास जितने टेंट है तो वहीं से हम कवर कर लेंगे इनको, और उसका पहुँच रीच भी बहुत अच्छा है इन फायर बोट्स का। और हाइड्रेंट के लिए हम अलग से लेना नहीं पड़ता उसको, क्योंकि रिवर से ही पानी उठाता है। जैसे आपने देखा 3 रोबोट्स आए हैं जो होस पाइप लेके चल सकते हैं, जहां आग ऐसा है जहां फायरमैन घुस नहीं पाते कई बार, तो वहां ये रोबोट हमारा काम करेगा। ये स्टेयरकेस पे भी चढ़ सकता है और ये ऑल टेरेन पे चल सकता है। हालांकि इन सभी तैयारियों के साथ फायर विभाग की श्रद्धालुओं से भी कुंभ में वक्त गुजारने के दौरान जागरूक रहने और विभाग का सहयोग करने की अपील है। अब जब जनवरी में तंबुओं का शहर प्रयागराज की धरती पर बसेगा, तब खासकर आग लगने की घटनाओं से बचाव के लिए फायर विभाग की जीरो फायर थीम की असल परीक्षा होगी।
कई ऐसी तैयारियां हैं जो कई तकनीकी रूप से मजबूत है और ये तैयारी इस बार जीरो फायर के तर्ज पर काम हो रहा है और निश्चित है मेरा जो महाकुंभ 2025 है दमकल विभाग का टीम जीरो फायर जो लेकर चल रहा है, यानी ये निश्चित है कि आपकी घटनाओं से बिल्कुल सजग तरीके से निपटने को तैयार है। अनुराज, गुड न्यूज़ टुडे, प्रयागराज। चलिए प्रयागराज के बाद अब मुंबई आपको लिए चलते हैं और मुंबई में बात करेंगे सिद्धिविनायक मंदिर की। जी हाँ, जिसकी महिमा अपरंपार मानी जाती है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन पूजन करने वालों की हर तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और सिद्धिविनायक के बप्पा में अपार श्रद्धा का ही परिणाम है कि यहाँ चुनाव के दौरान नेताओं की लाइन भी लगी रहती है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद नेताओं के समर्थन भी यहाँ मन्नत लिए पहुंचते हैं। आम हो या खास, बाप्पा का आशीर्वाद मिलने की सबको रहती है आस, इसलिए वो पहुंचते हैं सिद्धिविनायक के दरबार। मुंबई में बाप्पा के इस मंदिर की महिमा अपरंपार मानी जाती है। मान्यता है कि जो भी बाप्पा के दर्शन कर सच्चे मन से उनसे कुछ मांगता है, उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। मुंबई में रहने वाले तो बाप्पा के दर्शन के लिए यहाँ आते ही रहते हैं, लेकिन बाहर से जो भी लोग कभी मुंबई पहुँचते हैं तो वो बाप्पा के सामने शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद लेने सिद्धिविनायक मंदिर पहुँचते ही हैं। श्री सिद्धिविनायक मंदिर एक बहुत ही प्रसिद्ध देवस्थान है, जहाँ से सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं, सभी के कार्यों में सिद्धि होती है। और श्री सिद्धिविनायक मंदिर में जो भी दर्शन करके जाता है उसके जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं, उसके जीवन में नित्य प्रगति होती है। ऐसा एक श्री सिद्धिविनायक मंदिर की मान्यता है। मुंबई में गाड़ी खरीदने से लेकर गृह प्रवेश और शादी का आयोजन हो, मतलब कोई भी शुभ कार्य हो, तो भक्त बाप्पा का दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं। चुनाव में प्रत्याशी को टिकट मिला हो या उसके बाद चुनाव प्रचार का मामला हो या फिर जीतने के बाद कोई और कामना, भक्त बाप्पा का आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँचते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से बीता और जो कोई भी उम्मीदवार चुनाव का प्रचार करने जा रहा था उससे पहले ही सिद्धिविनायक मंदिर में आकर दर्शन किया उन सभी ने, और जीतने के बाद भी यहां पर आकर दर्शन किए। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये चुनाव परिणाम आने के बाद की तस्वीरें हैं, जहां चुनाव जीतने वाले नेताओं के समर्थक भी सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचकर उनके लिए पूजा पाठ कर मन्नत मांग रहे हैं। लाखों रुग्णांचे प्राण वाचण्यासाठी पुन्हा एकदा आम्हाला ती संधी द्यावी अशी विनंती करतो रे कोई अपने पसंदीदा नेता को मुख्यमंत्री के पद पर देखने की मन्नत लेकर बाप्पा के दरबार में पहुंचा है, तो कोई अपने नेता के लिए महाराष्ट्र की नई सरकार में अच्छा ओहदा मिलने की कामना लेकर आया है। हम नागपुर से आए सर, कामठी विधानसभा क्षेत्र, बावनकुड़े साहब का विधानसभा क्षेत्र है और वो चुन के आए हैं और डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। ऐसी अपेक्षा हम भगवान गणेश जी से करें। हम आने वाली सरकार की जो ये शुरुआत होने जा रही है वो बहुत ऊर्जावान हो, इसीलिए ऊर्जावान आशीर्वाद लेने के लिए हम यहाँ पे आए और कामना करने के लिए आए और बहुत ही खुशी भरा हमें वातावरण लग रहा है। हम जहाँ से आते हैं वहाँ से हमारे प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बावनकुड़े साहब है, उनके लिए भी हम एक आशीर्वाद मांगने आए थे ताकि आने वाले सरकार में उनको अच्छे से अच्छा ओहदा मिले। मान्यता है कि सिद्धिविनायक अपने भक्तों की प्रार्थना तुरंत सुन लेते हैं, जिसके चलते भक्तों में उनके प्रति अगाध श्रद्धा है। यहाँ फिल्म की कामयाबी को लेकर फिल्मी हस्तियां भी पहुंचती रहती हैं। सिद्धिविनायक मंदिर की महिमा को इसी से जाना जा सकता है कि यहाँ साल भर में जितना चढ़ावा आता है उससे पूरी मुंबई का पेट भरा जा सकता है। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको उज्जैन लिए चलते हैं, जहां पर गाजे बाजे के साथ उज्जैन के राजा यानी कि बाबा महाकाल की भव्य सवारी निकाली गई। और देखिए, भक्तों ने भी अपने आराध्य के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा करते हुए भगवान महाकाल का स्वागत किया।
बैंड बाजे की धुन, गार्ड ऑफ ऑनर, ये सब कुछ है उज्जैन के महाराजा भगवान महाकाल के स्वागत के लिए। राजसी वैभव के साथ रजत पालकी में सवार होकर उज्जैन के राजा महाकालेश्वर अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले तो पूरा वातावरण भक्ति से ओतप्रोत हो उठा। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण भादों की ही तरह कार्तिक अगेन मास में भी भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाती है। इसी परंपरा को यहाँ निभाया गया। सावन भादों में जिस प्रकार से सवारी निकलती है उसी प्रकार से कार्तिक अगन मास में भी भगवान की सवारी निकलती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सावन भादों में भक्तों को भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, उसी प्रकार से कार्तिक और अगन मास में भी भगवान महाकाल इस बार नगर भ्रमण के लिए निकलते अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। भक्तों ने अपने आराध्य के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा करते हुए भगवान महाकाल का स्वागत किया। महाकाल की सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शिप्रा नदी के तट पर पहुंची। वहां पर महाकाल का अभिषेक किया गया। कहते हैं कि महाकाल का आशीर्वाद जिसने ले लिया उसका काल भी बाल बांका नहीं कर पाता। तभी तो जीत का आशीर्वाद लेने और दर्शन पाने की लालसा में भारतीय क्रिकेटर्स भी महाकाल के द्वार पहुंचे और भस्म आरती में पूरे भक्तिभाव के साथ शामिल हुए। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकाल के दरबार में आपको बता दें पूरे साल भक्तों का मेला लगा रहता है और भक्त अपनी इच्छा और श्रद्धा के अनुसार महाकाल की सेवा भी करते हैं। तो ऐसे एक भक्त से आपको हम मिलवाते हैं जो भिलाई से महाकाल मंदिर पहुंचे और उन्होंने क्या भेंट अपने भगवान को अर्पित की वो भी दिखाते हैं। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हर हर महादेव और भोला भंडारी के जयकारों से गूंजा महाकाल का दरबार। बाबा के दर्शनों के लिए उनका दर हमेशा ही गुलजार रहता है। ऐसे में कई श्रद्धालु कई तरह से दान देकर पुण्य लाभ और बाबा का आशीर्वाद पा लेना चाहते हैं। बाबा के एक ऐसे ही भक्त ने चांदी की ये खास पालकी भेंट की जिसकी मंदिर परिसर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा की गई। बताया जा रहा है कि ये खास पालकी देने वाले भक्त छत्तीसगढ़ के भिलाई से हैं, मगर इस अनोखे भक्त ने अपना नाम उजागर नहीं करने की गुजारिश की और गुप्त दान के रूप में चांदी की पालकी को बाबा महाकाल के चरणों में अर्पित किया। तकरीबन 25 लाख रुपए की लागत से जैसा यजमान की प्रेरणा थी उसके द्वारा बाबा महाकाल को मंदिर प्रबंध समिति को पालकी, रजत पालकी दान की गई है। बताया जा रहा है कि बाबा महाकाल को भेंट की गई इस पालकी का निर्माण उज्जैन के सोना चांदी बाजार में ही करवाया गया है। यहाँ के कारीगर परिवार ने ये पालकी 100 दिनों में तैयार की। पालकी की मजबूती के साथ ही सुंदरता का भी खास ख्याल रखा गया है। बाबा को समर्पित इस चांदी की पालकी की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है और इसका वजन करीब 22 किलो है, जिसे बड़े ही आकर्षक तरीके से सजाया भी गया है। पालकी की दीवारों पर सूर्य चंद्रमा की छाप, स्वास्तिक का चिन्ह, आगे की तरफ 2 शेर समेत पूरी ही पालकी पर कमल फूल की सुंदर नक्काशी की गई है। वैसे तो महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालु रोजाना ही भोले बाबा के चरणों में कुछ न कुछ भेंट अर्पित करते रहे हैं, जिसमें सोना चांदी जवाहरात समेत नकदी दान भी शामिल होता है। हाल ही में एक दानदाता ने भगवान महाकाल को अमेरिकन डॉलर की माला भी दान स्वरूप चढ़ाई थी। ऐसे में कुछ श्रद्धालु अपनी पहचान बताए बगैर ही दान करते हैं। इसी गुप्त दान की ताजा मिसाल बाबा के लिए बनाई गई ये खूबसूरत चांदी की पालकी है, जिसकी चर्चा आजकल खूब है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात राष्ट्र रक्षा के संकल्प की। हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए हमारे सैनिक तो तैनात हैं ही, लेकिन उनकी मदद के लिए अब रोबोट्स को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है, जो अपने फर्ज को निभाने में पूरी तरह से तत्पर हैं।
आपको बता दें कि जैसलमेर में भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन ने रोबोटिक डॉग के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया। देखिए ये रिपोर्ट। ऊंची दुर्गम पहाड़ियों पर छिपे बैठे दुश्मन के खिलाफ एक्शन हो या पानी की गहराई में दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देना हो, भारतीय सेना के नए अत्याधुनिक सिपह सालार के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। पहाड़ से लेकर नदी तक में उतरकर रोबोटिक म्यूल दुश्मन की हर चुनौती का माकूल जवाब देने का माद्दा रखता है। रोबोटिक म्यूल एक रोबोटिक डॉग है जिसे युद्ध और सर्च ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। जैसलमेर के फॉरवर्ड ऑपरेशनल इलाकों में भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन ने एक सैन्य एक्सरसाइज में रोबोटिक म्यूल का सफल परीक्षण किया। ये सैन्य एक्सरसाइज 14 से 21 नवंबर तक आयोजित हुई, जिसमें सेना के 50 जवानों के साथ 10 रोबोटिक डॉग्स को भी शामिल किया गया। 7 दिनों तक चले इस सैन्य अभ्यास में रोबोटिक डॉग्स ने अपनी क्षमता का भरपूर प्रदर्शन किया। सेना ने इस रोबोटिक डॉग के साथ दुश्मन को खोजने और उसे खत्म करने का अभ्यास किया। ये रोबोटिक डॉग न सिर्फ भारी भरकम हथियार को आसानी से उठाकर ले गए, बल्कि सैनिकों को अपने कैमरे से दुश्मन का ठिकाना बताकर अपनी काबिलियत भी दिखाई। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे रोबोटिक म्यूल आगे बढ़कर दुश्मन के ठिकाने की तस्वीर सैनिकों को देता है और सैनिक फिर कार्रवाई करते हैं। रोबोटिक म्यूल का मतलब है मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। आसान भाषा में कहें तो रोबोटिक डॉग या खच्चर। इसका वजन करीब 51 किलो और लंबाई 27 इंच है। ये बर्फ, रेगिस्तान, ऊबड़ खाबड़ जमीन और ऊंचाई वाले इलाकों में हर बाधा को पार करने में सक्षम है। रोबोटिक डॉग जवानों को किसी भी नुकसान से बचाते हुए दुश्मन के ठिकानों पर गोलीबारी करने में भी सक्षम है। ये रोबोटिक डॉग -40 से 55 डिग्री सेल्सियस के तापमान में काम कर सकता है। ये रोबोटिक डॉग थर्मल कैमरा, हाई रेजोल्यूशन सेंसर और रेडार से लैस है, जो छुपे हुए दुश्मन को भी खोज निकालता है। इसमें एक रिमोट कंट्रोल यूनिट होती है जिससे इसको मॉनिटर किया जाता है। इसमें लगा कैमरा 360 डिग्री तक घूम सकता है, यानी ये चारों ओर दुश्मन पर नजर रख सकता है। इसे 1 मीटर से लेकर 10 किलोमीटर की रेंज तक ऑपरेट किया जा सकता है और 1 घंटा चार्ज करने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकता है। इस म्यूल को सरहद पर आने वाली हर चुनौती को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये इतना ताकतवर है कि भारी वजन के बावजूद आसानी से चल सकता है। इसके अंदर संतुलन बनाए रखने की अनोखी काबिलियत है। पथरीले और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर ये बगैर गिरे कई किलोमीटर तक लगातार चल सकता है। अगर कहीं रास्ते में लड़खड़ा जाए तो ये गिरने के बाद खुद खड़ा हो सकता है। यही नहीं, इसे चुराना भी नामुमकिन है। अगर कोई इन्हें खींचकर ले जाने की कोशिश करे तो ये खुद को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना भी जानता है। हाल ही में भारतीय सेना ने बॉर्डर से लगे इलाके, खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उपयोग के लिए 100 रोबोटिक डॉग को शामिल किया। इस सफल ट्रायल के बाद देश के सीमावर्ती इलाकों में जवानों के साथ रोबोटिक डॉग की तैनाती की जाएगी। सरहद पर जवानों तक हथियार पहुंचाने के लिए रोबोटिक म्यूल के साथ ही सेना लॉजिस्टिक ड्रोन पर भी काम कर रही है। इन ड्रोन को हथियारों की सप्लाई के लिए तैयार किया जा रहा है। सरहद पर तैनात जवानों तक ये ड्रोन भारी मशीन गन और दूसरे हथियार आसमान के रास्ते आसानी से पहुंचा सकते हैं। जाहिर है, सेना ताकत के साथ साथ तकनीक पर भी पूरा जोर दे रही है, क्योंकि आधुनिक युद्ध ताकत और तकनीक के बलबूते ही जीता जा सकता है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। आज अकेला है तो क्या हुआ, कल खुद ब खुद काफिला बन जाएगा। क्या बात है। देखिए,
पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे नहीं जो दूसरों का रास्ता रोकता है। बस ऐसे ही अच्छे विचारों के साथ हमसे मिलिएगा कल भी शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में।